राजीव जी, अब सवाल ये है कि क्या जो तमाम लोग मिलकर बैठ रहे हैं, अगर एक चेहरा दे दें कल प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री, क्या ये लड़ाई और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है। अलावा इसके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी 4 महीने पहले, उन्होंने 4 महीने में कुछ किया नहीं, सिर्फ 14 एंकर्स को बैन किया गया। अब देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। अभी देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे नहीं तय किए। फैसले के बाद उन्होंने, चाहे वो हाईकमांड कल्चर हो या दिल्ली से थोपे गए नाम हो, लेकिन फैसला हो गया। मुझे नहीं लगता है कि देश में चुनाव के पहले इंडिया को अपना नेता तय करने की जरूरत है, इसलिए कि ये एक विराट प्रभामंडल है। ऐसा एक इस तरीके का सामूहिक नेतृत्व है हमारे पास, जो अनुभवी नेताओं की एक लंबी कतार है। कई राज्यों में वो मुख्यमंत्री हैं, कई राज्यों में विपक्ष के कद्दावर नेता हैं, और इन सबके अलग अलग इलाकों में उनका प्रभाव है। ये सब मिलकर जब अभियान चलाएंगे तो निसंदेह नेतृत्व का जो सवाल है, वो जब उनकी रैलियां होंगी, उनकी सभाएं होंगी, तो निसंदेह उसका असर काफी गहरा होगा। और वो मुकाबले राजीव जी, लेकिन इन सारे विपक्ष, जिस प्रभामंडल का आप जिक्र कर रहे हैं कि विपक्षी सब बड़े छत्रप हैं, लेकिन सबके पास जोड़ लीजिए तो 142 सांसद हैं, सब जोड़ लीजिए 28 पार्टियों के। इधर अकेले बीजेपी 303। अब मैं उसी पर आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हर चुनाव नई परिस्थितियों में होता है, और कल क्या हुआ उससे आपको एक विश्लेषण के लिए एक दिशा मिलती है। लेकिन मुद्दे देश के जो 5 राज्य आज जिनका चुनाव हुआ, एक जो हाइप पैदा करने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत या लैंडस्लाइड उनको एक जीत मिली है। मैं मानता हूं ये मुकाबला 3 बनाम 2 का है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 जीते तो 2 हारे, तो ये मुकाबला इस तरीके का नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में वो हारे, उन राज्यों का इतिहास भी क्या है। पहले जो पार्टी विधानसभा के चुनाव में जीतती है, वो लोकसभा में वो अपने उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाती है। एक बार हम फिर कल्पना कर सकते हैं, इतिहास दोहराएगा। देखिए, अभी सवाल, मैं इन आंकड़ों को इस तरह से देखता हूं, ये इंडिया के लिए भी चुनौती है कि आपके 142 थे, आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा तो 200 सीटें आप अलग अलग लड़ करके जीत कर आ जाएंगे। मिलकर लड़े तो 350 से ज्यादा जा सकते हैं। ये फैसला इंडिया के घटक दलों को करना होगा कि मिलकर लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। और जब देश की जनता उनसे उम्मीद पाल रही है कि आज जिस तरह से संसद से 92 लोगों को आपने निलंबित कर दिया, एक मैं कहता हूं ये आपातकाल से भी कुछ कई मायनों में बुरे हालात हैं कि आपने इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो जिस कदर दुरुपयोग किया वो आपके सामने है। अब इलेक्शन कमीशन को भी आपने पूरी तरह से पंगु बनाने की तैयारी कर दी। लेकिन राजीव रंजन, अपनी मर्जी के वो ठीक है, वो तमाम चीजें चल रही हैं जिनके बारे में हम हर डिबेट में चर्चा करते हैं। लेकिन राजीव रंजन, ये भी मुझे बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई चेहरा, और मैं करिश्माई चेहरा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल के 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंडेट है। तो अगर विधानसभा चुनावों में सिक्का चल गया, जहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर, यहां तो सीधे प्रधानमंत्री बनना है, जिनके नाम पर वोट मिलता है। कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, आप इसका विश्लेषण इस तरह से भी कर सकती हैं कि प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता उत्तर पूर्व में 0 के बराबर है। प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता दक्षिण भारत में नहीं है। देश के पूर्वी भारत में आप देखिए, अनेक राज्यों में इंडिया के घटक दलों की सरकारें हैं। तो ये जो विविधताओं में जो हम एका की तस्वीर इंडिया को मानते हैं, और जो एक फेडरल स्ट्रक्चर में
जो रीजनल बैलेंसेस को भी देखना है और साथ साथ हमें नेशनल पार्टी के साथ एक अलायंस भी करना है। सबका कहीं ना कहीं रोल है और इतना संतुलित ये अलायंस है, बस सही दिशा में इन्हें जाना है, सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करना है, समितियों की बैठकें करनी है, ढांचा को और सुदृढ़ करना है। और मैं मानता हूं और इसके लिए मात्र 3 महीने हैं राजीव जी। ऐसी चुनौती नहीं है इसके लिए जिसको हम मात्र अवसर में 3 नहीं महीने बदल हैं सके। आपके पास। चलिए मैं दोबारा लौटूंगी तो आरपी